वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2018 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 20 की। यह प्रश्न है, सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या अपेक्षित वंचन के कारण उभरती है। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। 250 शब्द और 15 अंक के इस प्रश्न की जो विशेषता है उसमें यह है कि सांप्रदायिकता को शक्ति संघर्ष और अपेक्षित वंचन यानी सामुदायिक उपेक्षा के कारण माना गया है। यानी सांप्रदायिकता जो है वह शक्ति संघर्ष के कारण और अपेक्षित वंचना के कारण उभर कर सामने आती है। इसको आपको उदाहरणों के द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करना है। इस प्रश्न में निश्चित रूप से जो आप जिन बातों पर ध्यान रखेंगे उन बातों पे ध्यान रखेंगे कि सांप्रदायिकता जो है वह उसके पीछे जो मूल बात होती है उसके जन्म से लेके और आज भी जो सांप्रदायिकता हमारे सामाजिक जीवन का जो सबसे बड़ा नासूर बनी हुई है, उसके पीछे की ये वजह यही है कि दरअसल राजनीतिक दल इसका अपनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच जो शक्ति संघर्ष होता है उसमें ये राजनीतिक दल किसी न किसी तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाया देते हैं। एक दल सांप्रदायिकता को लेकर कहता है कि दूसरा पक्ष जो है वह दूसरे समुदाय का पक्ष ले रहा है, उसका तुष्टीकरण कर रहा है, और दूसरा पक्ष इसी तरह के आरोप अन्य पक्ष पर लगाता है, और इस तरह से सांप्रदायिकता जो है वो शक्ति संघर्ष का एक साधन बन जाती है। इसके अलावा एक व्यवस्था द्वारा इन्हीं राजनीतिक दलों के द्वारा जो एक समुदाय का जो अपेक्षित वंचन होता है यानी उसकी उपेक्षा की जाती है विभिन्न क्षेत्रों में। समाज के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, आर्थिक विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, राजनीति और संस्कृति के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें उनकी उपेक्षा की जाती है, उनके धार्मिक प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है। यह सारी स्थितियां जो हैं वह सांप्रदायिकता को जन्म देती हैं, और यह सांप्रदायिकता भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये सबसे बड़े दो कारण हैं, इसको समझने की जरूरत है। यानी शक्ति संघर्ष और अपेक्षित वंचन भारत में सांप्रदायिकता के दो स्वरूप हैं। पहले इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, आज़ादी के बाद भारतीय राजनीतिक दलों और वंचित समुदायों के नेताओं ने भी उठाया। यानी ऐसा नहीं है वो जो अपेक्षित वंचना है उसका फायदा उस समुदाय के लोग, जो समुदाय किसी भी तरह से वंचित अपने आप को महसूस करता है, वंचित पाता है, या जो देश की आर्थिक प्रगति में वो कहीं पिछड़ा हुआ या कहीं पीछे छूटा हुआ महसूस करता है, उसके नेता भी उस वंचना का इस्तेमाल अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए, अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के संदर्भ में ही करते हैं। तो इस तरह से जो फायदा होता है इसका सांप्रदायिकता का, दरअसल वह राजनीतिक दल और उन वंचित समुदायों के नेता उठाते हैं। आज़ादी के पहले इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और जिसका नतीजा रहा कि हमारे देश का बंटवारा हुआ। फिलहाल विभिन्न दंगों का विश्लेषण शक्ति संघर्ष और अपेक्षित वंचना के संदर्भ में किया जा सकता है। इसके उदाहरण के रूप में मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगे और 1989 का आरक्षण विरोधी आंदोलन प्रमुख है। यह एक तरह की सांप्रदायिकता का ही स्वरूप है, क्योंकि यह नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ दो पंथों के बीच ही जो विरोध का माहौल है वही सांप्रदायिकता है, बल्कि वह एक ही समुदाय के दो विभिन्न पक्षों के बीच भी हो सकता है, जैसा कि आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाता है। यहाँ पे हमने दो उदाहरण लिए हैं। एक उदाहरण है मुजफ्फरनगर दंगा और दूसरा है आरक्षण विरोधी आंदोलन 1989 का। इस संदर्भ को समझने के लिए यह दोनों आंदोलन सहायता प्रदान करते हैं। यानी मुजफ्फरनगर के दंगों का मुख्य कारण स्थानीय जाटों और मुसलमानों के बीच शक्ति का संतुलन था। यह झगड़ा स्थानीय स्तर पर एक समुदाय की लड़की को दूसरे समुदाय के व्यक्ति के साथ छेड़खानी से जुड़ा हुआ था, जिसमें बाद में उस व्यक्ति की जिसके ऊपर छेड़खानी का आरोप था उसकी हत्या कर दी जाती है, और इसके बाद इस क्षेत्र में हिंसा भड़क उठती है, और यह हिंसा बड़े पैमाने पर भड़कती है, और इसको इन दंगों को शांत करने की जगह जो वहाँ के प्रभुत्वशाली लोग थे, जो वहाँ के राजनीतिक लोग थे, उन्होंने अपने हितों के मुताबिक उसे उकसाने की कोशिश की। दंगों में दोनों समुदाय के दर्जनों लोग मारे गए। परंपरागत रूप से तत्कालीन राज्य सरकार पर इन दंगों को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा, जबकि जो उसमें की प्रमुख विपक्षी पार्टी थी उसके नेताओं पर
हिंदुओं के तुष्टिकरण का आरोप लग रहे थे। वजह जो भी रही हो, दोनों पक्ष इस मामले में अपने राजनीतिक हितों के लिए शक्ति संघर्ष के रूप में ही इस समस्या को देख रहे थे। साथ ही 1989 के, अगर हम आरक्षण विरोधी आंदोलन की बात करें, तो 1989 के आरक्षण के विरोध और समर्थन में हुए दंगे सापेक्षिक वंचना के परिणाम थे। नौकरियों में आरक्षण को लेकर पक्ष विपक्ष के लोगों ने व्यापक रूप से दंगों को संपादित किया था और सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान किया था तथा कई जगहों पर युवाओं में आत्मदाह की घटनाएं भी देखने को मिली थी। हालांकि आरक्षण आंदोलन के पीछे राजनीतिक निहितार्थ थे, लेकिन बुनियादी रूप से यह सापेक्षिक वंचना से पैदा हुआ संघर्ष था। और यह सापेक्षिक वंचना कई तरीकों से आप इसको महसूस करते हैं। दरअसल अगर हम आरक्षण विरोधी आंदोलन के संदर्भ में बात करें तो दरअसल जो दोनों पक्ष थे वो किसी न किसी तरह से सापेक्षिक वंचना के शिकार थे। एक जो वर्ग था वह ऐतिहासिक भेदभाव या ऐतिहासिक गैरबराबरी का शिकार था, और एक जो वर्ग था जो दरअसल जिसका नौकरियों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व होता था, वह अपने लिए रोजगार के अवसरों को कम करने या कम होने की स्थिति आरक्षण के चलते उसे यह स्पष्ट हो रहा था कि उसके लिए नौकरियों में रोजगार के अवसर, जो नौकरियों के अवसर हैं, जो रोजगार के अवसर हैं, वो कम हो रहे हैं। और इससे उस वर्ग के युवा जो थे वह काफ़ी भयभीत थे और इस आंदोलन में वह कूदे। इस तरह से दोनों वर्गों के बीच, दोनों समुदायों, दोनों क्षेत्रों के बीच, दोनों जो इसमें वर्ग शामिल थे, उन दोनों वर्गों के बीच का जो संघर्ष था वह आरक्षण विरोध और समर्थन के रूप में सामने आया था। यानी इसके पीछे सापेक्षिक वंचना जिम्मेदार थी और मुजफ्फरनगर दंगों के पीछे शक्तियों का संघर्ष जिम्मेदार था, जिसके चलते उस मुजफ्फरनगर के दंगों को समय रहते रोका नहीं गया। स्पष्ट है, सांप्रदायिकता जो है वह शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या आपेक्षिक वंचना के कारण उभर के आती है। यह दोनों उदाहरण देते हुए आप इस प्रश्न को में अपने मत को, अपने तर्क को स्थापित कर सकते हैं। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।